नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं संसद में आज। इस खास बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में यानी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे में आज कौन से महत्वपूर्ण कामकाज हैं जो शामिल हैं, लिस्टेड हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है। कामकाज के लिहाज से आज का दिन किस तरह से अहम रहने वाला है, हर अपडेट संसद के एजेंडे से जुड़ा हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी, हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं। सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट लेंगे। साथ ही कृति मिश्रा हमें बताएंगी कि राज्यसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राज्यसभा से बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया संसद में आज में जुड़ने के लिए। साथ ही लोकसभा से एआईएमआईएम के सांसद सैयद इम्तियाज जलील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इम्तियाज जी। इसके अलावा हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। संसद के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर होगा विचार। बिल में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान। राज्यसभा में आज कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 एजेंडे में शामिल। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। साथ ही राज्यसभा में आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल। बिल को लोकसभा से 27 जुलाई को मिल चुकी है मंजूरी। और लोकसभा में नियम 193 के अधीन भारत में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान दोनों ही सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। चर्चा की शुरुआत करेंगे, आज के एजेंडे पर नजर डालेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं, रिकैप के जरिए देखते हैं कि कल यानी मंगलवार के दिन दोनों सदनों में क्या कुछ खास हुआ। आइए देखते हैं इस रिकैप के जरिए। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से कल पारित हो गया और इस विधेयक को लेकर तमाम दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। राज्यसभा की बात करें तो कल दो नवनिर्वाचित सांसदों कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार ने शपथ ली। साथ ही राज्यसभा में नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि पर चर्चा पूरी हुई और वित्त मंत्री ने इसका जवाब भी दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। साथ ही दोनों सदनों में सभा पटल पर कई महत्वपूर्ण पत्र भी रखे गए। अब आज का एजेंडा, दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज लिस्टेड है। सबसे पहले एक नजर डालेंगे कि लोकसभा में आज क्या कुछ खास रह सकता है। मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है। आज की कार्यसूची में नियम 193 के अधीन भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा होना लिस्टेड है। साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल है और ये विधेयक है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। इस पर चर्चा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। साथ ही ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सदन में पेश किया जाना भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा में मंत्रियों के वक्तव्य पेश किया जाना भी लिस्टेड है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों साल 2021-22 पर बयान देंगे। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी कोयला संरक्षण और देश भर में कोयले की ढुलाई के लिए अवसंरचना के विकास संबंधी प्रतिवेदन पर भी बयान देंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में सदन में बयान देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्रालय से संबंधित प्रतिवेदनों पर सदन में बयान देंगे। लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाने हैं। सांसद पीपी चौधरी विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन
को पेश करेंगे। सांसद जयंत सिन्हा वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के अंतिम कार्रवाई के विवरण को पेश करेंगे। सांसद प्रताप राव जाधव ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए 4 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। और फिलहाल आइए हम रुक करते हैं मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे अपडेट लेंगे। सूरज, हमने देखा लोकसभा से एक विधेयक कल पारित हुआ है। अब कामकाज को लेकर जो उम्मीदें हैं वो जाहिर तौर पर आगे जो बचे कार्य दिवस है मानसून सत्र के, उन्हें लेकर बंदी हैं। आज का दिन किस तरह से खास रहेगा लोकसभा में? प्रीति, हम नियम 193 के तहत प्राइस राइज की चर्चा के बाद अब लोकसभा में सामान्य कामकाज हो रहा है और हमने कल देखा प्रश्नकाल के तहत काफी जनहित के मुद्दे उठाए गए और उसके बाद शून्यकाल में भी सांसदों ने लोकहित के मुद्दे उठाए और विधायी कामकाज के तौर पर कल वन्य संरक्षण विधेयक जो है वो पारित हुआ, जिसमें एक अच्छी जो परिपाटी लगी कि सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। और चूंकि यह विधेयक पहले से ही संसदीय समिति द्वारा जो है लाया गया था, उसके तमाम सुझावों को इसमें समाहित किया गया और हमने देखा कल चर्चा में विपक्ष के तमाम सांसदों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। कुछ शंकाएं और कुछ सवाल उनके क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, जैसे असम और बंगाल के सांसदों ने हाथी का जो प्रकोप है, केरल के सांसदों ने उसे उठाया, कहीं जो है जंगलों से जो जानवर बाहर आकर शिकार करते हैं उनके मुद्दे उठाए गए। लेकिन सभी को समाहित करते हुए हमने देखा भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा विकास और पर्यावरण का संरक्षण दोनों साथ साथ चलेंगे और एक सहमति के साथ यह विधेयक पारित हो गया। अगर आज के कामकाज की हम बात करें प्रीति, तो आज भी काफी महत्वपूर्ण जो कार्यसूची में कामकाज शामिल है, जिसमें प्रश्नकाल में रेल, वाणिज्य, व्यापार और उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए काफी अहम सवाल आज लगे हुए हैं जो पूछे जाने हैं, जिसमें नई रेल लाइन से जुड़ा हुआ और वाणिज्य मंत्रालय से स्टार्टअप योजना के तहत जो नई परियोजनाएं हैं उसको लेकर सवाल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत में खाद्यान्न की स्थिति राज्यों में, उसको किस तरह से उसका वितरण हो रहा है और टारगेटेड पीडीएस जो है उसमें किसी तरह की जो खामी है या भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर काफी अहम सवाल आज प्रश्नकाल में पूछे जाने हैं। उसके बाद आपने जैसा बताया संसदीय समितियों के प्रतिवेदन आज रखे जाएंगे, मंत्री अपना वक्तव्य देंगे और इसमें कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आज शामिल है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट में जो क्रिटिकली मनरेगा स्कीम का एवोल्यूशन संसदीय समिति द्वारा किया गया था, उस पर आज सरकार अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करेगी सदन के अंदर। ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके साथ में अगर हम विधायी कामकाज की प्रीति बात करें तो आज उस पर भी सूरज हम आपसे अपडेट लेंगे। विधायी कामकाज की बात करें तो काफी अहम विधेयक है आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 जो लिस्टेड है लोकसभा के एजेंडे में, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सत्र है और उत्पादकता है कामकाज के लिहाज से, उसे लेकर हम कमेंट ले लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, पहले ही कहा जा रहा था कि जो मानसून सत्र की अवधि है वो छोटी है और कामकाज जो सरकार का एजेंडा है वो काफी बड़ा है, लेकिन पिछले 2 दिन में अब जो हम तस्वीर देख रहे हैं संसद से, उसे लेकर आगे क्या आप मानते हैं? उम्मीदें बंधी हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा काम होगा? एक तो पहले यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, तो अब काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है विपक्ष भी समझेगा कि बाधित करने से नुकसान उन्हीं का होता है, लोगों के पैसे का होता है और उससे ज्यादा देश का नुकसान होता है, क्योंकि इतने विभिन्न प्रमुख मुद्दे उठाने का एक मौका वो खुद खो देते हैं और लोगों को भी उस पर चर्चा उस निमित्त से जो होती है वो सुनने का मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है कि आगे वाले जो सेशंस होंगे उसमें सभी लोग पहले दिन जो भी आपने विषय जोर से रखना है वो बिजनेस एडवाइजरी में रख सकते हैं और उसको समय ले सकते हैं, लेकिन आखिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ही हुआ। ये तो पहले दिन भी हो सकता था, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन ये जो हुआ, चलो देर आए दुरुस्त आए, मैंने कहा। अब मेरी अपेक्षा है कि आने वाले इस सप्ताह में और आने वाले दूसरे सप्ताह में मुहर्रम और रक्षाबंधन की भी छुट्टी है, लेकिन 3 दिन काम होगा तो अच्छा ही होगा और ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्य पूरा हो और चर्चा भी हो जनता के प्रश्नों पर, यही लोगों की अपेक्षा होती है। बिल्कुल। इम्तियाज जी, आपकी उम्मीदें
क्या संभावनाएं? अब एक बड़ा जो इश्यू था प्राइस राइज पर चर्चा को लेकर, वो हमने देखा पूरा हुआ, और जैसे जावड़ेकर जी भी कह रहे हैं कि अगर और भी बातें हैं या कोई इश्यू है जिसे विपक्ष चाहता है कि शामिल किया जाए, वो बिजनेस एडवाइजरी के सामने उठाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या संभावना है आपकी नजर में? देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत सीनियर मेंबर है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत इस बात से की कि देर आए दुरुस्त आए। ये देर क्यों आई, इसका जवाब भी प्रकाश जावड़ेकर साहब और सत्ताधारी पक्ष ने ही देना चाहिए। महंगाई का मुद्दा जो है वो आज, चाहे वो विपक्ष हो सत्ताधारी पक्ष हो, देश इससे जूझ रहा है। और विपक्ष की ये मांग लगातार जो थी वो इस बात के ऊपर थी कि हम बाकी मुद्दों को साइड में रखते हुए जो अहम मुद्दे हैं देश के सामने, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो अगर देर आई तो इन्हीं की वजह से आई। अगर ये पहले ही मान लेते कि ठीक है महंगाई के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, रोज आना ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जो सदस्य पूरी तैयारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लेकर आता है कि मैं ये मुद्दे उठाने वाला हूं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यहां पर आने के बाद जब ये होता है कि एडजर्न हो गया है, तो ऐसा लगता है कि हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं, देश का वक्त जाया कर रहे हैं, और देश का बहुत बड़ा पैसा भी हम बर्बाद कर रहे हैं जब एडजर्नमेंट हो जाता है। तो कई ऐसी सदन की ये कई मर्तबा के एग्जाम्पल्स है कि अगर कुछ अहम मुद्दे हैं तो रात भर ये सदन चला है। अगर 10 दिन पहले ही अगर ये महंगाई के ऊपर चर्चा हो जाती है, कहते हैं कि नहीं आज हम इसको एक एडिशनल टाइम लेते हैं, पूरा सदन उसकी रजामंदी देता और रात में बैठ के चर्चा करते हैं उसमें, क्योंकि अहम मुद्दा था उसमें, लेकिन नहीं हुआ। खैर हो गया है, अब इसके बाद यही उम्मीद है, लेकिन अब वक्त ही नहीं बचा है। देखिए अब छुट्टियां ज्यादा है, काम कम है। मुहर्रम की छुट्टी आ रही है, वीकेंड आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो जितना भी वक्त बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा सभी को लेकर करना चाहिए, मैं समझता हूं। एक थोड़ा बताना चाहूंगा कि सरकार ने हमेशा कहा कि हम किसी भी विषय के चर्चा के लिए तैयार है। मैंने जो उल्लेख किया कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा हुई ना, तो पहले ही दिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा मांगते तो पहले दिन भी हो सकती थी। उस समय लोग अड़े थे कि नहीं इस नियम के तहत और एडजर्नमेंट के तहत ही चर्चा हो। तो सरकार ने इतना ही कहा कि नियम के तहत, यानी जो रेगुलर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है वो करो, इसको किसी ने मना नहीं किया था। लेकिन खैर जैसे मैंने कहा, सब लोग हर एक मौके से सबक लेना चाहिए। विपक्ष की भी लेगा, वो जब तालमेल करेंगे कि कौन जीता और उनको क्या नुकसान हुआ और क्या नफा हुआ, तो उनको समझ में आएगा कि वो अनावश्यक घाटे में रहे। अगली बार वो ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है शेखर अय्यर जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना और देर आए दुरुस्त आए वाली बात जावड़ेकर जी कह रहे हैं, जबकि इम्तियाज जी कह रहे हैं कि जो देरी हुई है वो सरकार की वजह से हुई है। हालांकि शुरुआत से ही जो सरकार है वो कहती रही कि नियमों के तहत, सही नियमों के तहत चर्चा कराने को हर मसले पर सरकार अपनी तरफ से तैयार है। और इम्तियाज जी भी यही कह रहे हैं कि दिन बहुत कम बचे हैं अब, तो ऐसे में आगे किस तरह का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि जो बचे हुए सत्र का समय है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादक हो और अच्छी चर्चाएं हमें देखने को मिले? प्रीति जी, हमेशा यही रहा है कि जो हमेशा कहते, अटल जी भी कहते थे, प्रणब मुखर्जी जी भी कहते थे कि गवर्नमेंट मतलब ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे, यानी विपक्ष को मौका मिलनी चाहिए अपने बातों रखने के लिए और सरकार को अपने कामकाज निकालने के लिए भी वो स्कोप होनी चाहिए, उस पर कोई बाधा किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि केवल इस सरकार में नहीं, पहले भी सरकारों में भी यही बात थी कि ऑपोजिशन एक प्रकार से एक मैसेज भी देना चाहती है, भाई हमने एडजॉर्नमेंट मोशन के जरिए डिस्कस की, क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन एक प्रकार से सेंसर मोशन है और किसी भी सरकार, जिस सरकार की बहुमत हो, वो कभी एडजॉर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं करेगी। ये एक सरकार नहीं है, पिछले जितने सरकार रही है, वो मिलीजुली सरकार हो, बहुमत सरकार हो, जितने सरकारें आए, वो एडजॉर्नमेंट मोशन में किसी इश्यू को स्वीकार करना, इसका मतलब कि वो खुद स्वीकार कर रही है भाई मैं फेल हुआ, वो कोई सरकार नहीं करेगी। तो इसीलिए जब अपोजिशन को भी पता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो सकता है, 197 की माध्यम है, क्योंकि अपोजिशन को हर मौका है कि सेंसर करने के लिए, तो इतना तक आप लोग कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं, तो वो बात नहीं है। तो इसी में क्यों मैं यही देख रहा हूं कि भाई हर सेशन में ऐसे जब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो सकती है,
ऑपोजिशन क्यों नहीं करती? क्या ऑपोजिशन सोचती है कि सरकार वाकई मान लेगी एक एडजॉर्नमेंट मोशन जब उसके पास मेजोरिटी है? जब जिस कार के पास मेजोरिटी नहीं था, जैसे मिलीजुली सरकार, उन्होंने नहीं मांगा। तो सबको पता है कि क्या है, लेकिन क्यों इस तरह करते हैं, किस प्रकृति से ये करते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि प्राइस राइज में जब डिस्कशन हुआ, हमने देखा, क्योंकि पिछले इस साल में भी पहले भी हुआ डिस्कशन, बजट के समय भी यही सब्जेक्ट आया था। ये सब्जेक्ट आता रहेगा क्योंकि ये कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है। देखिए, आम जनता बाहर समझ नहीं पा रहा है, पार्लियामेंट ऐसे विषय पर ये प्रोसीजर्स पे क्यों पड़ा है। देखिए, ये बात भी आती है ना भाई, मैं अगर चाहता हूं कि डिस्कशन हो हाउस पे, और मैं जानना चाहता हूं सरकार की क्या है, ये प्राइस राइज का कारण क्या है, वाकई सरकार इसमें विफल हुई है या और कोई कारण है, ये मैं जानना चाहूंगा एक नागरिक के तौर पे। लेकिन अगर प्रोसीजर्स की वजह से भाई फलाना ये पे होगा, सेक्शन में होगा, इसी में होगा, इसी तरह हम देख रहे हैं कि कई इस समय नष्ट होता है जब पता है कि नष्ट हो रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आज जो मैं पॉजिटिव ये देख रहा हूँ विपक्ष की साइड से भी और गवर्नमेंट की साइड से भी, हम उम्मीद करें कि इससे हम सब सबक लें और आगे एक पॉजिटिव, देखिए पार्लियामेंट है, सरकार को गठगढ़ में खड़ा करने बिल्कुल शेखर जी, प्राइस राइज पे भी हमने देखा सरकार ये एक अच्छी चर्चा जनता ने सुनी है जब चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर आपने कहा कि ये समय जो बर्बाद हुआ है वो बर्बाद होने से बचाया जा सकता था अगर दोनों ही तरफ से सहयोग होता। अब आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल लोकसभा के एजेंडे की हमने बात कर ली है, लेकिन उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको देख लेते हैं। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सदन में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर विचार किया जाना सूचीबद्ध है। विधेयक को कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 पर भी सदन में विचार होगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई जरूरी सवाल पूछा जाना लिस्टेड है। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। सांसद जया बच्चन विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। डॉक्टर अमर पटनायक वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। सांसद अजय प्रताप सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के विवरण पेश करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में आज मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले बयानों में 2 बयान शामिल हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर सदन में बयान देंगे। साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुदानों की मांगों 2022-23 पर सदन में बयान देंगे। कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, जैसा हमने बात की और तमाम मेहमानों को भी आपने सुना होगा, आगे को लेकर जाहिर तौर पर जो सबक गतिरोध के बाद मिले हैं और एक अच्छी चर्चा हमने प्राइस राइज पे देखी। अब आगे दिन कम है लेकिन कामकाज ज्यादा से ज्यादा हो, इसकी उम्मीद सभी कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। राज्यसभा में हम देखें तो आज का जो एजेंडा है वो अपने आप में काफी अहम है। किस तरह के आसार राज्यसभा में आज? जी हाँ, देखिए अगर हम राज्यसभा की बात करें तो प्रीति देखिए पहला हफ्ता जो था मानसून सेशन का उसमें प्रोडक्टिविटी राज्यसभा की तकरीबन 27% रही, जो दूसरे हफ्ते में गिरकर सिर्फ 16% रह गई। और अगर मैं घंटों के हिसाब से बात करूं तो 40 घंटे 45 मिनट डिसरप्शंस में बर्बाद हुए। अगर मैं सभापति एम वेंकैया नायडू को कोट करूं तो उन्होंने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन इज द डिस्ट्रक्शन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने लगातार कहा कि महंगाई एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिससे हर किसी को परेशानी हो रही है और वो इस पर चर्चा चाहता है। हमने देखा कि कल किस तरह से सार्थक चर्चा हुई जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात की और महंगाई पर हमें एक बहुत अच्छी चर्चा देखने को मिली। अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो जैसा कि आपने कहा विधायी कामकाज में 2 अहम बिल हैं, चाहे वो एंटी डोपिंग की बात की जाए या फिर फैमिली कोर्ट्स की बात की जाए। इसके अलावा प्रश्नकाल में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, होम अफेयर्स, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी, इन सभी को लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे और खासकर
जम्मू कश्मीर को लेकर कि किस तरह से वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर और इंसर्जेंसी में जो कमी आई है उसको लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। आंगनवाड़ी को लेकर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। और प्रतिवेदन के बारे में भी आपने जैसा बताया, तो उम्मीद है कि आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और दोनों तरफ से हमें सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी। प्रीति। बिल्कुल कृति, आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। प्रकाश जावड़ेकर जी, राज्यसभा का एजेंडा जब हम देख रहे हैं, दो अहम बिल हैं जो आज लिस्टेड हैं और हम जानते हैं कि जो बिल की भी एक तरह से फेहरिस्त है वो लंबी है और इन बिल को पास कराना सरकार की प्राथमिकता है। अच्छी चर्चा के बाद ये जो बिल है वो पास हो, राज्यसभा को लेकर आपको क्या आसार दिख रहे हैं? नहीं, मुझे आज लगता है कि दोनों बिल सहमति से पास होंगे, क्योंकि मूल मुद्दा है कि फैमिली कोर्ट में अब ज्यादा मामले आते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट आज का जो विधेयक है वो केवल हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में मान्यता देने का मुख्य मुद्दा है। तो एक तरह से वो एक टेक्निकल बिल होता है, लेकिन चर्चा इस निमित्त से होगी कि समाज स्वास्थ्य में और फैमिली कोर्ट के काम से क्या हो रहा है। दूसरा जो एंटी डोपिंग का है वो भी मुझे महत्वपूर्ण है, इसलिए लगता है कि खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में पहुंचने के बाद कोई अगर डोपिंग में फेल होता है तो उसको भी दुख होता है, देश को भी दुख होता है। अब ये एंटी डोपिंग का हमारे यहाँ ही एजेंसी होगी और नेशनल अथॉरिटी होगी, तो यहाँ के सर्टिफिकेट को बहुत महत्व आएगा और इसलिए ये होने की जरूरत है। और बहुत दिन से महसूस करते थे, अभी इस सरकार ने ये मंजूर किया है, तो ये एक है। राज्यसभा में मुझे लोगों के लिए एक ही कहना है कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, जो प्रश्न आते हैं वो देखने लायक होते हैं, उसकी चर्चा सुनने लायक होती है। और अभी वेबसाइट पे सारे प्रश्नों कोई भी देख सकता है। मैं तो जनता को अपील करूंगा कि उसके उत्तर जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस है उसके भी उत्तर देखे, तो सचमुच में सरकार क्या काम कर रही है और प्रतिनिधि भी क्या क्या सवाल उठाते हैं और अपने मन के अनेक सवालों के उसमें सही जवाब मिलते हैं। नहीं तो अफवाहें सोशल मीडिया पे ज्यादा चलती है, लोग ये देखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा है। जैसे आज मेरा सवाल है तो वो क्या है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में और टोटल हिमालयन रीजन में कनेक्टिविटी कितनी बड़ी है। क्योंकि मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था, तब मैं जाता था तो चीन के अच्छे रास्ते, हमारे बुरे रास्ते, मैं हर बार पूछता था तो वो एनवायरमेंट की परमिशन की बात आती थी। भाग्य से मैं ही एनवायरमेंट मंत्री बन गया, तो मैंने पहला काम यह किया कि डिफेंस के जितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे उनके लिए सारा अध्ययन करके हमने तय किया कि उनको जनरल अप्रूवल दिया जाएगा और उसके कारण रोड के निर्माण के परमिशंस जो 2-2, 3-3 साल लटकते थे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, वो खत्म हो गया और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि सब जगह कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो ये भी इससे इंगित होगा। ऐसे ही बाकी भी बहुत अच्छे टोल प्लाजा या नितिन गडकरी जी को बहुत सारे सवाल है, होम मिनिस्ट्री को सवाल है। और जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद कितना सुधार आया है। जिस लाल चौक में 1991 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जाकर वो एक झंडा लगाने के लिए गोली चली और उसका सामना करना पड़ा, आज वहां हजारों कश्मीरी लोग झंडा तिरंगा लेकर नारे देते हैं वंदे मातरम के। तो ये बहुत अच्छा लगता है और इसलिए ये जो बदलाव आए हैं उसकी भी चर्चा होगी। ठीक है, इम्तियाज जी, आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं शुरुआत जब हो रही थी तो ये बात भी कही गई विपक्ष की तरफ से कि सरकार बहुत सारे बिल लेकर आई है और वो चाह रही है कि बिना चर्चा के जल्दी जल्दी बिल पास कराए जाएं। लेकिन अगर विपक्ष चाहेगा तो अच्छी चर्चा के बाद तमाम बिल हम पास होते देख सकते हैं। भले ही सैद्धांतिक तौर पर, जैसे ये दोनों बिलों की बात करें मैं राज्यसभा में, जो पारिवारिक न्यायालय को लेकर है और दूसरा डोपिंग को लेकर है। जी जी जी, तो अब राज्यसभा में भी किस तरह की चर्चा की उम्मीद करें हम बिल को लेकर?
जी देखिए, बहुत सारे बिल्स लेकर आना और उसे पास करना अब ये सरकार की आदत हो चुकी है कि चर्चा हो ना हो, ताकत अपने पास है, नंबर्स अपने पास है, आंकड़ों के बल के ऊपर है, तो बिल कैसे पास कराया जाता है ये पिछले कई अधिवेशनों के अंदर हमने देखा है, तो अब आदत सी हो गई है। जहां तक आज की चर्चा के बारे में जावड़ेकर साहब ने भी जैसा बताया है कि फैमिली कोर्ट्स का मुद्दा भले ही एक टेक्निकल है ये बिल कि नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले सालों के अंदर जितने भी निर्णय लिए गए हैं उसको ये करने के लिए अप्रूव करने के लिए सिर्फ एक टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन जब लोकसभा के अंदर ये बिल आया तो इसके ऊपर मैंने खुद ने चर्चा करते हुए ये बात कही है कि आज हम इस देश के अंदर, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि फैमिली कोर्ट्स के में जो मैटर्स जा रहे हैं, आम आदमी को लगता है कि पति पत्नी का विवाद है, डिवोर्स हो गया है, बच्चा किसके कब्जे में जाएगा, घर किसके कब्जे में जाएगा, एलिमनी की अमाउंट कितनी दी जाएगी, ये मुद्दा। लेकिन फैमिली कोर्ट्स के अंदर एक नया कानून लाने की जरूरत है और बहुत सख्त कानून लाने की जरूरत है कि जिसके अंदर हमारे बूढ़े माँ बाप को, आज बच्चे जब तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो अपने माँ बाप को रखने के लिए उनके पास घर में जगह नहीं है तो ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ रहे हैं। मैं बड़े दुर्भाग्य से यह बात कहता हूं कि जावड़ेकर साहब के शहर पूना के अंदर अगर एक एनालिसिस अगर किया जाएगा उसमें, तो बच्चों ने है तो आईटी का एजुकेशन हासिल कर लिया है, डॉक्टर बन गए हैं, पति पत्नी यूएस में जाकर पैसा कमा रहे हैं, माँ बाप को कहां छोड़ रहे हैं तो ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़े। वो बेबस माँ बाप जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, अच्छा एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया है, बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल हो गए तो उन्हें छोटा सा एक कमरा नसीब नहीं हो रहा है। तो आज एक नए कल्चर को हम डेवलप कर रहे हैं जो हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है। लेकिन आज अब कभी आप ओल्ड एज होम में जाकर देखिएगा, एक एक परिवार के एक एक उस बुजुर्ग माता से, उस बुजुर्ग पिता से पूछिएगा कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हें क्यों लाकर यहां पर छोड़ा गया है करके। तो हम ये समझते हैं कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि हमने पति पत्नियों के लिए तो कानून लेकर आ गए हैं, लेकिन वो बुजुर्ग माता पिता के लिए भी एक ऐसा हथियार उनके हाथ सामने होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को उस वृद्ध आश्रम के अंदर ले जाकर छोड़ रहा है तो उनके हाथ में भी वो कानून होना चाहिए, कानून की ताकत कि वो बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं करके। हो रहा यह है कि प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर बच्चे करवा ले रहे हैं, माँ बाप को ले जा रहे हैं, सिग्नेचर करवा ले रहे हैं, माँ बाप को है तो एक कचरे दान की तरह उठाकर ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर गंभीर चर्चा होने की जरूरत है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने 3.5 मिनट का ये जो चर्चा हुई थी जिसके ऊपर मैंने बोला था, मैं समझता हूं कि 8 साल के अंदर मैं जितने भी भाषण किया होगा उतना रिस्पांस किसी भाषण को नहीं आया है जितना इसके ऊपर आया है। यानी कि ये हर घर की कहानी हो चुकी है। और अगर हर घर की कहानी हो चुकी है तो आप ये मत करिएगा कि हम इसको कौन से नियम के अंदर लाए। जैसा पत्रकार जी ने कहा है कि महंगाई एक मुद्दा था, उसको आप ये कहेंगे कि नहीं ये नियम के, अरे नियम वियम आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने इम्तियाज जलील को चुनकर दिया है, वो जाकर है तो मेरे आज के दिन मैं क्यों महंगाई के से परेशान हूं, इस बोझ से क्यों परेशान हूं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरा भी जो बिल आया है एंटी डोपिंग का, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है, उसके ऊपर भी बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। शेखर जी का भी एक कमेंट लेते हैं। शेखर जी, जो दोनों ही बिल हैं, क्योंकि एक एक करके मैं उस पर भी आऊंगी आगे, दोनों ही बिल हैं वो अपने आप में काफी अहम है और लोकसभा में इसको लेकर जो अलग अलग सांसदों के विचार हैं वो हमने सुने हैं। और टेक्निकल एस्पेक्ट की एक तरफ बात हो रही है, बाकी बिलों पर चर्चा की हम बात करें तो जाहिर तौर पर एक अच्छी चर्चा की उम्मीद, क्योंकि बिल ही है जो संसद की आत्मा है और जो सुझाव हैं वो सरकार को भी कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं कि जो सुझाव है वो शामिल किए जाएं, अच्छे सुझाव। बिल्कुल प्रीति जी, कभी जब भी हमने देखा है कि कोई सामाजिक इश्यू को लेकर जब चर्चा होती है उसमें फिर वो पार्टी लाइन्स नहीं होती है, क्योंकि किसी का ऐसा नहीं है कि इस पर किसी पर फलाना पार्टी का ऐसा एक व्यू है या फलाना मेंबर का ऐसा नहीं है। उसमें पूरा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, देखिए हर कम्युनिटी, हर जात, हर ये वो सारे कम्युनिटीज की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आते हैं, उसमें अच्छी विचार होती है क्योंकि सरकार को भी समय मिलता है इन चीजों पर सोचने के लिए। अभी भी इम्तियाज जी ने भी बात की जो फैमिली कोर्ट के समय ये जो पेरेंट्स की जो हालत है, खास करके बुजुर्ग पेरेंट, मेरे ख्याल ऑलरेडी एक बिल पेंडिंग है, दैट इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल। जिस बिल इस इश्यू पर ही है वो बिल, और मेरा ख्याल वो लिस्टेड भी था इस सेशन में आने के लिए। उस बिल में कई बातें आई है। ये जो बिल जो है ये मेंटेनेंस, इसके लिए एक अलग से मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल्स होनी चाहिए, और ये बच्चे की जो डेफिनेशन है कि उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्टेप चिल्ड्रन हो या अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो या चिल्ड्रन इन लॉ हो,
या लीगल गार्डियंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ये सबको इसमें शामिल करने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी फिक्स करना ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये बुजुर्गों के साथ, तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। मुझे लगता है सरकार भी इसको आगे स्पीड अप करेगी, क्योंकि ये जो बात इम्तियाज जी ने रखा है ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल। और जब इस तरह के सामाजिक इश्यू होते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान और हर एक सांसद की भूमिका भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कानून के जरिए तो एक रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह के सेंसिटाइजेशन की जरूरत सामाजिक स्तर पर होती है वो भी जो तमाम सांसद हैं अपने इलाके में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका को भी उजागर करते हैं। आगे लिस्टेड एजेंडे पर बात करनी होगी। लोकसभा में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक को सदन में 1 अगस्त को पेश किया गया था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे पेश किया था। ये विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। साथ ही राज्यसभा की बात करें तो विचार और पारित किए जाने के लिए अगर विधेयक देखें तो जैसा हमने बात की, कार्यसूची में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। इस विधेयक को 26 जुलाई को लोकसभा से पारित किया गया था। इस विधेयक के जरिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में संशोधन किया जा रहा है। इस एक्ट के जरिए राज्य सरकारें फैमिली कोर्ट की स्थापना कर सकती हैं। केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न राज्यों में एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए तारीखों को अधिसूचित कर सकती है। राज्यसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए एक और विधेयक शामिल है। सदन में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। बिल को 27 जुलाई को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। सदन में पिछले साल 17 दिसंबर को लोकसभा में इसे पेश किया गया था। 29 दिसंबर 2021 को स्थायी समिति के पास भेजा गया था और इस साल 23 मार्च को स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दी थी। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ये एथलीट्स और एथलीट्स के सपोर्ट कर्मचारी और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है। एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन पर नतीजों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जिसमें मेडल, पॉइंट्स और पुरस्कार को जब्त करना शामिल है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपको कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना है, उसके लिए इजाजत भी देनी होगी आपको। जो लोकसभा का बिल है उस पर भी मैं थोड़ा सा कमेंट चाहूंगी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर है। जाहिर तौर पर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या तो नहीं है या बहुत कम है, और उच्च शिक्षा को जब बढ़ावा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात होती है तो इस बिल की अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि ये जो बिल है उसमें राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान किया जा रहा है। इस बिल पर आपका कमेंट? ये बहुत ही अहम बिल है एक तरह से, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट ही देश के तरक्की का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वो रेलवे हो, जलमार्ग परिवहन हो, हवाई मार्ग परिवहन हो और सड़क निर्माण हो, तो ये चारों में बहुत गति से काम चल रहा है। हर साल जैसे आपको पता है कि कुल 7 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और ये करना है तो हजारों इंजीनियर्स और अच्छे स्किल्ड कामगार मजदूर लगेंगे। तो इस सबको शिक्षा देने के लिए गति शक्ति यूनिवर्सिटी बने। और प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता है कि अभी मैं गुजरात में गया था तो वहाँ चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, वहाँ टीचर्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज है। तो एक एक विषय के आधारित भी उसको फोकस करते हुए प्रमुख यूनिवर्सिटी बने। और केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी बनती है तो केंद्र सरकार पूरा खर्चा करती है, और ये गति शक्ति देश के विकास को गति देने वाली यूनिवर्सिटी साबित होगी, और दुनिया की भी अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, शुक्रिया जावड़ेकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो विचार हैं कामकाज को लेकर वो हमारे साथ साझा करने के लिए। सूरज मोहन झा का रुख कर लेते हैं हम। सूरज, अभी जावड़ेकर जी ने भी बताया कि किस वजह से ये बिल अहम है और सरकार क्या चाह रही है इस बिल के जरिए। तमाम जो प्रावधान है हम देखें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, और खासकर ट्रांसपोर्टेशन की जो फील्ड है उसमें किस लिहाज से ये विधेयक अहम हो जाता है, और इसे लेकर क्या हम माने अलग अलग दलों की जो एक तरह से रणनीति है, विचार है, जो टेक है, वो क्या रह सकता है?
देखिए, ये एक ऐसा विधेयक है जिसपे एक आम सहमति रहेगी, क्योंकि परिवहन अब एक ऐसा विषय हो गया है प्रीति, जो अर्थव्यवस्था को एक धार देता है। और इसी तरफ को देखते हुए और इसमें नए कौशल और नई जो विधा है ब्रेन ड्रेन को खत्म करने के लिए ही, और इसमें डॉक्टरेट और तमाम तरह की उपाधियां मिलेंगी जब गति शक्ति ये विश्वविद्यालय अपना स्वरूप ले लेगा, जब इसे दोनों सदनों की सहमति मिल जाएगी। और इसमें न केवल रेल बल्कि परिवहन के तमाम जो आयाम है उनको इसमें छुआ गया है। तो काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक असहमति प्रीति नहीं होने वाली है, और एक आम सहमति के साथ ही यह विधेयक, चूंकि एक संशोधन है, ये पारित हो जाएगा। इसके अलावा प्रीति आज एक महत्वपूर्ण विधेयक जो पेश होना है लोकसभा में, वो एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर है, ऊर्जा संरक्षण को लेकर है। जो पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 2030 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ये संशोधन ला रही है। 2001 का ये कानून है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है और तमाम तरह के जो प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश होगा और इसी सत्र में पारित हो जाएगा। इसके साथ में मैं दो अहम जानकारियां प्रीति देना चाहूंगा। आज लोकसभा में कांग्रेस के चीफ विप के सुरेश और विप मणिकम टैगोर ने एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं ईडी के जो इस्तेमाल को लेकर, जो नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर हो रहा है। उनका कहना है कि आज की लोकसभा की जो कार्यसूची है उसे स्थगित करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये आज कामकाज के लिहाज से बात देखें तो एक महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश होना है, एक पे चर्चा होनी है। और 193 भी आज खेलों पर लगा हुआ है, जिसमें पिछले सत्र में ही हमने देखा था इस चर्चा को लिया गया था खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बजट सत्र पे इस पर अधूरी चर्चा हुई थी, इस सत्र में भी इस पर चर्चा आगे होनी है। और इस बीच में हम देख रहे हैं कॉमनवेल्थ खेल भी चल रहा है, जिसमें भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है। तो ये एक अच्छी रोचक चर्चा होगी जो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिल्कुल सूरज, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और जैसा आप चर्चा को लेकर बता रहे हैं, उसे हम बता दें कि देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत चर्चा होना लोकसभा में लिस्टेड है। बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उस वक्त चर्चा की शुरुआत की थी। बजट सत्र में इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे थे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला और खिलाड़ियों की स्थिति और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में बहुत सुधार आया है। इम्तियाज जी, लोकसभा का एजेंडा, उस पर आपका भी कमेंट, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी एक अहम विधेयक है जो आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। और तीसरा जो हम चर्चा की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम राज्यसभा में देख रहे हैं जो एंटी डोपिंग बिल है। कॉमनवेल्थ की शुरुआत से पहले हम जानते हैं डोपिंग के मामले में किस तरह से खिलाड़ियों का जो केस है वो सामने आए थे। ऐसे में जो लोकसभा का आज का दिन है कुल मिलाकर, वो आप कितना अहम मान रहे हैं? देखिए, ये जो बिल लाया जा रहा है, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट, बेसिकली वडोदरा के अंदर एक डीम्ड इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। अब उसको एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। और जैसा ये सरकार को नामों में बहुत अच्छा दिलचस्पी रहती है कि नाम बड़े ताकतवर रखते हैं, तो अब उसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा जा रहा है। मकसद वही है, जो काम इंस्टीट्यूट के जरिए किया जा रहा है, अब उसका स्कोप जो है वो बढ़ाकर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा बिल है ये, और इसका यूनानिमसली इसको पास किया जाएगा, सर्वसम्मति से इसको पास किया जाएगा। जहां तक खेल के बारे में जो 193 के ऊपर चर्चा है, ये पिछले कई दिनों से एजेंडा के अंदर लिस्टेड तो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। जबकि हम ये समझते हैं कि देखिए, ओम बिरला साहब जब से स्पीकर बने हैं, उन्होंने ये इंश्योर किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दे हैं
अहम मुद्दे हैं उसके ऊपर, और कई ऐसे उदाहरण है कि देर रात तक अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। ये खेल का मुद्दा भी जब बार बार क्वेश्चन आवर के अंदर जब ये मुद्दे आ रहे थे खेल के, और बहुत सारे सांसद जो है खेलों से रिलेटेड अपने सवाल पूछना चाह रहे थे, तब स्पीकर साहब ने ये डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव चर्चा करते हैं और 193 के अंडर में इसको लाया गया है। लेकिन ये अभी तक आया नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से बिल्स अभी सरकार को खत्म करना है तो उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बिल्स कैसे पास किए जाए। लेकिन हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वक्त ज्यादा लगे क्यों ना हो, अगर देर रात तक हो, जितनी ज्यादा चर्चा हो सके, लेकिन ये खेल का मुद्दा भी जो है वो बहुत अहम मुद्दा है, इसके ऊपर भी गंभीर चर्चा होने की जरूरत है। जहां तक दूसरे बिल्स राज्यसभा के अंदर है, मैं समझता हूं कि दोनों ही बिल्स बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो फैमिली कोर्ट का बिल हो या एंटी डोपिंग हो, वो राज्यसभा के अंदर तो पास होना ही है। लेकिन अब जितना वक्त बचा हुआ है, मेरे हिसाब से मुश्किल से 3 दिन बचे हुए हैं, जो वर्किंग डेज है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। यही सर्व जितने भी सांसद है, चाहे वो सत्ताधारी हो विपक्ष के हो, सबकी यही उम्मीद है, कामना है कि इसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर फायदा उठाया जाए करके। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, खेलों का मुद्दा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, उसके पहले डोपिंग के मामले भी सामने आए हैं। खेलों पर जिस तरह से अभी इम्तियाज जी भी बता रहे हैं कि तमाम जो सांसद थे वो इस मुद्दे को लगातार, चाहे प्रश्नकाल हो चाहे शून्यकाल हो, उस दौरान उठाने चाह रहे थे और इस पर चाह रहे थे चर्चा हो, और इसीलिए इस पर अब जो नियम 193 के तहत है वो चर्चा हम देख रहे हैं। कितना जरूरी ये मुद्दा है, और खासकर अभी हम वाडा के तहत, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके तहत नाडा कहीं ना कहीं काम कर रहा था, लेकिन अब लेजिस्लेशन के थ्रू उसको कमान देना, अथॉरिटी देना, ये कितना अहम साबित होगा डोपिंग के मामलों को रोकने के लिए, और खेलों पर यह चर्चा कितनी अहम साबित हो सकती है? एक तो प्रीति जी, मैं देख रहा हूं कि जब ऐसी कानून जब लाया जाता है तो एक प्रकार से मैसेज विश्व पर जाता है कि देखिए सारे स्पोर्टिंग बॉडीज जो है, जो इंटरनेशनल जितने स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वो भी समझते हैं कि भारत इस मामले में सीरियस है, और लीगली उनकी एक सिस्टम है जहां पे इन चीजों को रोकने के लिए एजेंसीज बने हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के जो खिलाड़ी हैं, भारत के जो एथलीट्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत कम्पीट कर रहे हैं, और कई हिडन टैलेंट्स, खास करके हमारे रूरल इंडिया से भी आजकल मिल रहा है कि नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं। और इस साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डोपिंग की जो प्रॉब्लम, वो भी एक रियल प्रॉब्लम है। हमने देखा कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी विदेशों में हमने देखा है, रशिया हो, अमेरिका हो, कई ऐसी कंट्रीज में जहां स्पोर्टिंग के लिए बहुत कुछ एवेन्यूज होते हुए ये डोपिंग आके उनको उनकी कैरियर में बड़ा बाधा किया है। तो ऐसे समय में जब हम एक प्रकार से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नॉर्म लगा के हम ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारी जो खिलाड़ी जहां भी वो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ओलंपिक्स पे हो, कॉमनवेल्थ पे हो, एशियाड में हो, वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपना के वो ट्रेनिंग लेके आए हैं, और इन सारे चीजों से वो भी मतलब वंचित रहे हैं। ये मैसेज, क्योंकि हमारी सिस्टम वैसा है, इसको कतई एनकरेज नहीं करेगा। ये मैसेज जाता है जब पार्लियामेंट लेवल पर इसकी डिस्कशन होती है, इसमें कई नई चीजें आती है, एक नया व्यवस्था बनती है। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद इम्तियाज जलील जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इधर हम कृति मिश्रा का एक बार रुख करेंगे। कृति, राज्यसभा को लेकर और क्या अपडेट मिल रहा है? अभी सूरज ने हमें जानकारी दी कि आज फिर कार्यस्थगन का नोटिस कुछ मसलों पर दिया गया है। राज्यसभा से क्या अपडेट है फिलहाल? जी हाँ, देखिए, अगर हम 0R नोटिस की बात करें तो कई नोटिस इस बार भी दिए गए हैं, लेकिन कल देखिए विपक्ष की तरफ से हमने जिस तरह से चर्चा देखी, एक सार्थक चर्चा देखी इन्फ्लेशन में, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सकती है। और अगर हम विधायी कामकाज की बात करें तो आज अभी जैसा आप डिस्कशन कर रही थी एंटी डोपिंग बिल, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी समझना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। देखिए, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कंजम्पशन के बाद से जो परफॉर्मेंस है एथलीट्स का, उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। और अगर हम भारत की बात करें तो टॉप 3 डोपिंग नेशंस में नोटोरियसली भारत का नाम आता है, रशिया, केन्या और इटली के बाद। तो वाडा, जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के तहत जो एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो हार्मोनाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है एंटी डोपिंग लॉज, उसके तहत ये बहुत जरूरी था कि जो हमारे यहाँ नाडा है उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल सके। तो इस बिल के तहत ये कोशिश की जा रही है, और इस बिल को लंबी अवधि में स्क्रूटनाइज भी किया गया है। जो कमेटी है एजुकेशन
वुमेन एंड चाइल्ड एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स पर। उसके बाद जो एंडोर्समेंट किए गए हैं ग्लोबल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस पढ़ी गई हैं, किस तरह से जर्मनी में लॉज हैं, किस तरह से अमेरिका में लॉज हैं। उसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ बिल आया है जिस पर आज सार्थक चर्चा हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और बिल जो है जो सदन में आज लिस्टेड है वो फैमिली कोड्स है, जहां पर रेट्रोस्पेक्टिवली हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के जो फैमिली कोड्स हैं उनको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की बात की गई है। देखिए, फैमिली कोड स्टैब्लिश करना स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है, हालांकि जो हाईकोर्ट से डिस्कशन के बाद, लेकिन उसमें एक सेंटर की बैकिंग की जरूरत होती है। तो इस बिल की जरूरत तब आई जब पिछले साल हिमाचल प्रदेश में एक पिटीशन डाली गई कि फैमिली कोर्ट के जो हिमाचल प्रदेश में है उनकी जो सेंटर की बैकिंग है वो नहीं है और उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो सरकार अब ये बिल लेके आई है ताकि कंसिलिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके। जब हमने देखा इस पर चर्चा हो रही थी तो लोकसभा में जो विधि मंत्री हैं उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट में भी लगातार जो 700 से ज्यादा फैमिली कोर्ट हैं उसमें 11 लाख से ज्यादा लंबित केसेस हैं। तो ऐसे में जो पेंडिंग केसेस हैं इन दोनों प्रदेशों में और पूरे एक देश के स्तर पे एक कोशिश है कि उसको कम किया जा सके और फैमिली कंसिलिएशन आगे बढ़ाया जा सके। तो ये दो बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज लिस्टेड हैं राज्यसभा में और उम्मीद है कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चले ताकि इस बिल पर हमें चर्चा देखने और सुनने को मिल सके। बिल्कुल प्रीति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। यहां संसद में आज में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रश्नकाल की। देखिए, आप जरा सोच करके देखिए कि देश की आजादी के बाद इस प्रकार का सबकी सहभागिता वाला ये पहली बार कोई अभियान लिया गया है। वास्तव में प्रधानमंत्री जी की जो सोच है सबको देश के साथ, समाज के साथ जोड़ने की है और ये अद्भुत है। 75वां वर्ष है, हमारा अमृत काल चल रहा है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वाधीनता के उस उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए, तिरंगे का जो मान है उसके साथ जुड़ना चाहिए और अपने घर पर उसको लगाना चाहिए, गर्वित होना चाहिए। मैं समझता हूँ अद्भुत ये कार्यक्रम है और पूरे देश के अंदर इसके विषय में उत्साह भी है और निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि पूरा देश उस दिन तिरंगों से लहर जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, कोयला, वाणिज्य और उद्योग, संचार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पृथ्वी, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, खान, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, इस्पात मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल रेल मंत्रालय से मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलीकर रेल मंत्रालय से रेल लाइनों के निर्माण को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद भागीरथ चौधरी रेल मंत्रालय से ऊपरी पुलों और भूमिगत पारपथों के निर्माण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद अजय निषाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से स्टार्टअप इंडिया स्कीम के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। सांसद एस मुनीस्वामी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से औद्योगिक गलियारों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद पीआर नटराजन रेल मंत्रालय से नई रेलगाड़ी सेवाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद मोहन भाई कुंडारिया रेल मंत्रालय से रफालेश्वर में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कीर्ति वर्धन सिंह रेल मंत्रालय से रेलवे में कवच प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मोहम्मद फैजल पीपी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस में भेदभाव से संबंधित सवाल पूछेंगे।
सांसद अनुभव मोहंती उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राज्यों के पास चावल का अधिशेष स्टॉक से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल रेल मंत्रालय से रेल विकास निगम लिमिटेड से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री कार्यालय से जन शिकायतों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुनील कुमार सोनी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में PMGKAY और MKY के अंतर्गत लाभार्थियों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कनकमल कटारा संचार मंत्रालय से देश में 4G सेवा प्रदाताओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रक्षा निखिल खाड़से रेल मंत्रालय से रेलवे में लेटरल इंडक्शन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद संचार मंत्रालय से राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राज बहादुर सिंह वस्त्र मंत्रालय से वस्त्र हब स्थापित करने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद रेल मंत्रालय से आदर्श स्टेशन योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। बात राज्यसभा की। आज सहकारिता, शिक्षा, गृह, अल्पसंख्यक कार्य, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य, महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद JB माथेर हिशम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से टोल प्लाजा को बंद किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वयं सहायता समूह से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद संतोष कुमार P गृह मंत्रालय से UAPA के अधीन गिरफ्तार किए गए और दोषी ठहराए गए लोगों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली शिक्षा मंत्रालय से नए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू महिला और बाल विकास मंत्रालय से राज्य महिला आयोग को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए निधि प्रदान करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद शक्ति सिंह गोहिल महिला और बाल विकास मंत्रालय से आंगनबाड़ी केंद्र आधारित पोषण सेवाओं में व्यवधान जारी रहने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद प्रकाश जावड़ेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर और अन्य हिमालयी क्षेत्रों के संपर्क से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद बृजलाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से ईंधन खपत मानकों का अनिवार्य अनुपालन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा गृह मंत्रालय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा और विद्रोह में कमी से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद विवेक ठाकुर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद A रहीम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से देश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन और वितरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद निरंजन विशी जनजातीय कार्य मंत्रालय से गोइंग ऑनलाइन एज लीडर यानी गोल कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद S सेल्वा गणपति महिला और बाल विकास मंत्रालय से देश में आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए निधि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद राकेश सिन्हा गृह मंत्रालय से जम्मू और कश्मीर के विकास से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद नरेश बंसल ग्रामीण विकास मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को पूरा किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। फिलहाल इसी के साथ संसद में आज में इतना ही। कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।